मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। आज मेरा व्याख्यान जायसी द्वारा रचित पद्मावत पर है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मिनी को लेकर पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस महाकाव्य में पद्मिनी के जीवन की कथा लिखी गई है कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खलजी उसे पाने के लिए चित्तौड़ तक गया था। जायसी की कथा का सार इस प्रकार है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी स्विंगल द्वीप की राजकुमारी थी और राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। उनकी माता का नाम चंपावती था। एक दिन मेवाड़ के राणा रतन सिंह ने पद्मिनी की सुंदरता के विषय में हीरामन नामक एक तोते से पूरी बात सुनी। उस तोते की बात को सुनकर रतन सिंह इतने प्रभावित हुए कि वह स्विंगल द्वीप पहुंच गए एक भिक्षु के वेश में, और कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने लगभग 12 वर्षों का समय व्यतीत किया। और 12 वर्षों के बाद जब पद्मिनी उनसे विवाह करने के लिए राजी हुई तो वह पद्मिनी से विवाह करके उनको साथ में लेकर के चित्तौड़ लौट आए। जब राणा पद्मिनी के साथ विवाह करके चित्तौड़ आ गए तब राघव नाम का एक भिक्षु राजा से भिक्षा लेने आया और उसी समय उसने महारानी पद्मिनी को देखा। उसके अपूर्व सौंदर्य को देखकर वह मूर्छित हो गया और इसी राघव ने पद्मिनी की कहानी दिल्ली जाकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को सुनाई। महारानी पद्मिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने मेवाड़ के रतन सिंह को एक संदेशा भेजा कि वह महारानी पद्मिनी को शाही हरम में भेज दें। रतन सिंह को इस बात पर बहुत क्रोध आया। हालांकि अलाउद्दीन ने यह भी आश्वासन राणा को दिया कि वह चित्तौड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझे दिल्ली चित्तौड़ पर कभी भी कब्जा नहीं करेगी, किंतु राणा इस बात को सहन नहीं कर पाए थे और राणा ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण क्रोधित होकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने मेवाड़ के किले पर घेरा डाल दिया। और कहा जाता है कि यह घेरा पूरे 8 वर्ष तक चला था। जायसी ने आगे यह भी लिखा कि जब अलाउद्दीन को यह लगने लगा कि वह मेवाड़ का किला आसानी से नहीं जीत सकता है तो उसने एक और नई चाल चली और मेवाड़ के राणा रतन सिंह के पास एक प्रस्ताव भेजा कि वह महारानी पद्मिनी का प्रतिबिंब ही अलाउद्दीन को दिखला दे। उस प्रतिबिंब को देखने के बाद अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ वापस दिल्ली लौट जाएगा। मजबूर होकर राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन की यह मांग स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने अद्वितीय सुंदरी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिल्ली के सुल्तान को दिखाया। दिल्ली का सुल्तान इस अद्वितीय प्रतिबिंब को देखकर बिल्कुल मदहोश हो गया और रानी को पाने के लिए और ज़्यादा आतुर हो गया। उसके बाद मेवाड़ के राणा दिल्ली के सुल्तान को किले से बाहर छोड़ने के लिए आए। जैसे ही मेवाड़ के राणा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को किले से बाहर छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने अपनी आदत के अनुसार मेवाड़ के राणा को कपटपूर्ण व्यवहार से धोखा देते हुए बंदी बना लिया और अपनी आधी सेना के साथ उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा मेवाड़ के राणा रतन सिंह को दिल्ली ले जाकर अनेक यातनाएं दी गईं। रानी पद्मिनी ने गोरा बादल के साथ मिलकर के एक कूटनीति तैयार की, जिसके अनुसार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के पास एक पत्र भेजा गया और उसमें यह कहा गया कि महारानी पद्मिनी दिल्ली आने के लिए तैयार हैं और शाही हरम में आने के लिए भी तैयार हैं,
पर उनकी एक ये शर्त है कि वे अपनी 1600 सखियों के साथ पालकी में बैठकर आएंगी और दिल्ली पहुंचने के बाद वे सबसे पहले राणा रतन सिंह से भेंट करेंगी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शाही हरम में उपस्थित होंगी। यह 1600 सखियां वो थीं जो कि सैनिक थे और जिन्होंने सखियों का वेश धारण कर रखा था, जिसकी सूचना दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को तनिक भर भी नहीं थी। सुल्तान अपनी इस सफलता से बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उन्होंने महारानी पद्मिनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रानी पद्मिनी अपनी 1600 सखियों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गई और दिल्ली पहुंचकर महारानी पद्मिनी सबसे पहले राणा रतन सिंह से मिली और उसी के साथ गोरा बादल की कूटनीतिक चाल के कारण रानी पद्मिनी अपने पति रतन सिंह को लेकर गुप्त द्वार से दिल्ली से बाहर निकल आई और गोरा और बादल इस समय अलाउद्दीन की सेना को रोकने के लिए वहीं पर दिल्ली में रुक गए। सुल्तान को राणा के जाने की जैसे ही खबर मिली तो उसने पीछा करने के लिए सेना को आदेश दिया। गोरा और बादल ने सुल्तान की सेना का वीरता से मुकाबला किया। तब तक राणा रतन सिंह महारानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ पहुंच गए थे। इस युद्ध में गोरा मारा गया था। राणा ने पड़ोसी राजा देवपाल की रियासत पर भी लौटते समय आक्रमण किया था, क्योंकि कहा जाता है कि राणा की अनुपस्थिति में उसने महारानी पद्मिनी पर आक्रमण का प्रयास किया था और उन्हें हासिल करने की कोशिश की थी। राणा ने देवपाल को मार डाला। राणा महारानी पद्मिनी को लेकर के मेवाड़ पहुंच गए और इधर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर के मेवाड़ पर भीषण आक्रमण के लिए दिल्ली से रवाना हो गया। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। मेवाड़ के राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया। इस युद्ध में लगभग, जैसा कि जायसी ने लिखा है कि लगभग 30,000 मेवाड़ी सैनिक काम आए थे। और जैसे दुर्ग अलाउद्दीन के कब्जे में पहुंचा, रानी पद्मिनी ने अपनी सखियों के साथ जौहर किया और इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने इस मेवाड़ के किले पर अधिकार कर लिया, परंतु अंत में उसे महारानी पद्मिनी हासिल नहीं हुई, जिसके कारण वे बहुत ज़्यादा निराश हो गया और उसने दुर्ग अपने पुत्र खिज़्र खां को सौंप दिया, जिसने इस दुर्ग का नाम बाद में खिज़्र खां बाद रख दिया और सुल्तान अलाउद्दीन खाली हाथी वापस दिल्ली लौट आया। दुर्ग जीतने के बाद भी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ये बहुत बड़ी हार थी और वह बहुत मायूस होकर के दिल्ली वापस लौट आया था। जायसी के इस रोमांचकारी काव्य में क्या नहीं है? अथाह प्रेम है, रोंगटे खड़े कर देने वाला विवाद है, भावनाओं को इस प्रकार सजोया गया कि पढ़ते ही कथा सच्ची सी लगने लगती है। फलस्वरूप सावन की घटाओं की तरह यह कथा भारत के भूमंडल पर भी छा गई। इसका असर बाद के इतिहासकारों पर भी पड़ा और इसी में सभी फारसी लेखकों ने इस कथा को थोड़े हेरफेर के बाद सत्य ही मान लिया। फरिश्ता और हाजी उद्बीर ने इस कथा को मान्यता प्रदान की थी। यहाँ तक कि कर्नल टॉड ने भी भाटों और चारणों से सुनकर इस कहानी को सच मानकर बड़े प्रभावशाली शब्दों में वर्णन कर दिया है। जायसी के 10 वर्षों बाद फरिश्ता ने अपनी कृति में इस कथा को दोहराया है। राजस्थान के चारण व भाट राजपूतों का शौर्य बताने के लिए इस कथा को बड़े गर्व और चाव से दोहराते हैं और कर्नल टॉड मानते हैं कि इस प्रकार आधी दर्जन से अधिक विद्वान व चारण भाट इस कथा का समर्थन करते हैं, जिसमें 3 मुसलमान लेखक, 2 हिंदू और 1 अंग्रेजी लेखक पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। ये विद्वान हैं जिनके कि मैं आपको नाम बता रही हूँ: मलिक मोहम्मद जायसी, फरिश्ता, हाजी उद्बीर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कर्नल टॉड और श्रीमान सोमानी जी। इसी के साथ पद्मावत पर ये मेरा व्याख्यान यहाँ समाप्त हुआ।